हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू बीएसपी फार्मेसी। नमस्कार आप सभी लोगों को, स्वागत है आप सभी लोगों का बीएसपी फार्मेसी में। और प्यारे बच्चों, आज का ये सेशन बड़ा ही धमाकेदार, बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बड़ा ही खास होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज मैंने आप लोगों को कल क्वेश्चंस लिखवाए थे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, एनालिसिस के, फार्मास्यूटिक्स के और आपके एचएपी के, तो उन क्वेश्चंस में से जो आपके इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस थे, जहां से आपको फाइनल एग्जाम में कम से कम आपका 40+ मार्क्स का आपको देखने को मिलेगा, उन सब चीजों को आज हम लोग बेसिकली कवर करने वाले हैं इस पर्टिकुलर लेक्चर में। ठीक है, तो बिना समय को व्यर्थ करते हुए स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये सेशन। और अगर जो आप सभी लोगों को मेरी वॉइस और मेरी वीडियो क्लियर हो तो एक बार फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा। आप सभी लोगों को जय श्री कृष्ण, राधे राधे जी। और फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज के सेशन। अब देखिएगा कि बिल्कुल रॉकेट की स्पीड में हमारा ये सेशन चलेगा, तो आप लोग बस अपनी क्या बोलते हैं उसको, कमर की पेटी को टाइट करके रखिएगा, है ना। जो आपकी सीट बेल्ट है उसको टाइट करके बैठ जाइएगा बस अब, क्योंकि कि अब आप लोगों के फाइनल एग्जाम में 50 नंबर कंफर्म होने वाले हैं। अगर जो हम लोग यहाँ पर आते हैं, तो जब हमने कल आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर चीजें बताई थी, तो वहां पर हमारा सबसे पहला टॉपिक हमने आपको बताया था इम्प्योरिटीज। ठीक है जी। फिर हमने आप लोगों को बताया था क्या बेटा जी, हमारा लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक के बारे में। और हमने फिर आप लोगों को बताया था फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस एंड हमारा आइसोटोनिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी, मेजर फिजियोलॉजिकल आयंस और एंटा एसिड। हम लोग इस स्लाइड पर वापस से आएंगे, बट अभी सबसे पहले हम लोग इन सभी क्वेश्चनों को वन शॉट में आपके सामने डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, चलिएगा। तो मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए स्लाइड ओपन कर लेता हूँ। आप लोग जब तक हर्ट वाला इमोजी भेज करके चीजों का कंफर्मेशन चैट सेशन में दे दीजिएगा प्यारे बच्चों। चलिएगा बेटा जी, तो हम लोगों को सबसे पहले बेसिकली पढ़ना है हमारा इम्प्योरिटीज के बारे में कि इम्प्योरिटीज आखिर होता क्या है। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, अगर जो इम्प्योरिटीज के बारे में बात की जाए तो इम्प्योरिटीज क्या होता है, हमारे एक अनवांटेड केमिकल होते हैं जो कि हमारे क्या एपीआई, फॉर्मुलेटेड एपीआई या फिर स्टेबिलिटी टेस्टिंग के दौरान हमारी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में डेवलप हो जाता है। अगर जो इम्प्योरिटी स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं तो हमारी क्या है, फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन की सेफ्टी, एफिकेसी और पोटेंशियल को अफेक्ट कर सकती है। अगर जो हम लोग बात करते हैं इम्प्योरिटीज के टाइप के बारे में, तो मेनली हमारा आईसीएच गाइडलाइन के अकॉर्डिंग इम्प्योरिटीज के 3 टाइप होते हैं। एक होता है ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी, एक होता है इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटी और एक होता है बेटा जी हमारा रेजिडुअल सॉल्वेंट, है ना। इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और रेजिडुअल सॉल्वेंट। अब इन तीनों इम्प्योरिटीज का खुद का भी एक एक नाम होता है। जैसे कि ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी को हम लोग प्रोसेस एंड ड्रग रिलेटेड इम्प्योरिटी बोलते हैं, है ना जी। इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटी को हम लोग हमारा प्रोसेस रिलेटेड इम्प्योरिटी बोलते हैं और हमारे रेजिडुअल सॉल्वेंट को हम लोग एक्सपेरिमेंटल इम्प्योरिटी बोलते हैं। ठीक है जी, चलिएगा आगे बात करते हैं हमारा इम्प्योरिटीज के टाइप के बारे में। तो हमारे 3 टाइप की इम्प्योरिटी होती है, जो कि मैंने आप लोगों को बताया, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और रेजिडुअल सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक के अंदर भी हमारे 3 चीजें आ जाती हैं, हमारा प्रोसेस रिलेटेड, एपीआई रिलेटेड और हमारा क्या बेटा जी बेसिकली स्टेबिलिटी रिलेटेड, हमारे स्टेबिलिटी रिलेटेड। प्रोसेस रिलेटेड में भी हमारी 3 टर्म्स आएंगे, स्टार्टिंग, इंटरमीडिएट और रिएजेंट, लिगेंड, कैटलिस्ट। हमारे सबसे पहले हमारा स्टार्टिंग आएगा, फिर हमारा इंटरमीडिएट आएगा, फिर बेटा जी हमारा रिएजेंट, केमिकल, कैटलिस्ट आएंगे। एपीआई रिलेटेड में हमारा क्रिस्टलाइजेशन आएगा, स्टीरियोकेमिस्ट्री आएगा और उसके अलावा लास्ट हमारा फंक्शनल ग्रुप आएगा। और वहीं पर ही बेटा जी हम लोग बात करें हमारा स्टेबिलिटी रिलेटेड में, तो सबसे पहले हमारे डिग्रेडेंट्स आएंगे, हमारे यहाँ पर एपीआई इंटरेक्शन प्रोडक्ट आएंगे और लास्ट हमारा यहाँ पर एक्सिपिएंट इंटरेक्शन आएगा। वहीं पर ही हम लोग आगे मूव करते हैं और इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटी में देखें तो इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटी में सबसे पहले हैवी मेटल्स आ जाएंगे, हमारे इनऑर्गेनिक साल्ट आ जाएंगे, रिएजेंट, लिगेंड, कैटलिस्ट आ जाएंगे और हमारा फिल्टर एड्स और चारकोल्स हमारे यहाँ पर देखने को हम लोगों को मिलेंगे। और रेजिडुअल सोलवेंट में हमारा ऑर्गेनिक सोलवेंट और इनऑर्गेनिक सोलवेंट हम लोगों को देखने को मिलेगा। ये जिस बच्चे ने इस चार्ट को फाइनल एग्जाम में, क्योंकि इम्प्योरिटी से क्वेश्चन आना ही है, जिस बच्चे ने चार्ट बना दिया, समझिएगा कि आपके नंबर अच्छे आपको मिलने वाले हैं। बात करते हैं बेटा जी हमारे ऑर्गेनिक यानी कि प्रोसेस एंड ड्रग रिलेटेड इंप्योरिटी के बारे में। अब इसको प्रोसेस और ड्रग रिलेटेड इंप्योरिटी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि बेटा जी हमारी ये वो इंप्योरिटी है जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दरमियान
या फिर न्यू ड्रग सब्सटेंसेस यानी कि एनडीएस के द्वारा हमारी क्या है बेटा जी डेवलप होती है। ठीक है जी, आगे बात की जाए बेटा जी तो यहाँ पर डेफिनेशन में आप लोग देख सकते हो कि ऑर्गेनिक इंप्योरिटी हमारी अराइज ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और हमारा न्यू ड्रग सब्सटेंस। अब ऑर्गेनिक इंप्योरिटी की एक और खासियत है, वो क्या है प्यारे बच्चों कि ऑर्गेनिक इंप्योरिटी हमारी क्या होती है, आइडेंटिफाइड भी हो सकती है और अनआइडेंटिफाइड भी हो सकती है। यानी कि वो ये वो इंप्योरिटी है जिसके बारे में हमें पहले से पता भी हो सकता है और नहीं भी पता हो सकता है। आगे बात करते हैं इनऑर्गेनिक इंप्योरिटी, जिसको हम लोग प्रोसेस रिलेटेड इंप्योरिटी बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी ये वो इंप्योरिटी है जो बेसिकली क्या होता है बेटा जी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दरमियान डेवलप होती है। और इनऑर्गेनिक इंप्योरिटी की बात की जाए तो हमारी ये वो इंप्योरिटी है जो हमारी जिसके बारे में हमें पहले से पता होता है, आइडेंटिफाइड होता है। ठीक है जी, आगे बात करते हैं रेजिडुअल सॉल्वेंट्स के बारे में। तो जो हमारे न्यू ड्रग सब्सटेंसेस होते हैं उनके बेसिकली जब हम लोग कोई हमारा प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहां पर हमारे जो एक्सपेरिमेंट के दरमियान हमें पता है कि यहाँ पर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डालना है, बट हमने टेस्टिंग के लिए ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डाला बट वो उसके साथ में इनकम्पेटेबल हो गया तो वहां पर इंप्योरिटीज डेवलप होगी। सो एक्सपेरिमेंटल इंप्योरिटीज को इस वजह से बोला जाता है। अगर जब लोग इंप्योरिटीज के सोर्सेज के बारे में बात करें तो सबसे पहला सोर्स हमारा रहता है इंप्योरिटीज हमारी रॉ मटेरियल यानी कि जो कच्चा माल होता है उसके द्वारा डेवलप हो सकती है। दूसरा हमारा रहता है कि जो हमारा मेथड या प्रोसेस हम लोग अप्लाई कर रहे हैं उसके द्वारा इंप्योरिटी डेवलप हो सकती है। तीसरा हमारा कि एटमॉस्फेरिक कंडीशन, आसपास का वातावरण कैसा है उसके द्वारा इंप्योरिटीज डेवलप हो सकती है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कोई डिफेक्ट हो उसके द्वारा इंप्योरिटी डेवलप हो सकती है। मैन्युफैक्चरिंग हेरिटेज हो उसके द्वारा हमारी बेसिकली इंप्योरिटीज डेवलप हो सकती है। और लास्ट हमारा बेटा जी रहता है यहाँ पर कि स्टोरेज कंडीशन, कि हमारी स्टोरेज कंडीशन कैसी है बेसिकली उसके द्वारा हमारी क्या है बेटा जी इंप्योरिटीज बेसिकली डेवलप हो सकती है। ये हमारे क्या थे, सोर्सेज ऑफ इंप्योरिटीज थे। अब इंप्योरिटीज के सोर्सेज के बाद में अगर जो हम लोग बात करते हैं कि इंप्योरिटीज के अफेक्ट क्या क्या होते हैं, तो देखिएगा प्यारे बच्चों इंप्योरिटीज के अफेक्ट भी बहुत ही लार्ज स्केल पर होते हैं। ऐसा नहीं क्योंकि इंप्योरिटीज की बस ये कर रही है वो कर रही है, कुछ ना कुछ इफेक्ट भी तो कर रही होगी, तभी तो हम इंप्योरिटीज के बारे में पढ़ रहे हैं। तो बेटा जी इंप्योरिटीज हमारी क्या इफेक्ट करती है, अगर जो मैं यहाँ पर आप लोगों से बात करूं तो इफेक्ट ऑफ इंप्योरिटीज के बारे में अगर जो मैं यहाँ पर चर्चा करूं तो इफेक्ट ऑफ इंप्योरिटीज के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर सबसे पहला टर्म जो हमारा देखने को मिलेगा कि इंप्योरिटीज क्या करते हैं, सबसे पहले इनकम्पेटेबिलिटीज कोज कर देती है। इंप्योरिटीज में ब्रिंग द इनकम्पेटेबिलिटी विद अदर सब्सटेंसेस, यानी कि जैसे ऐसे रहेगा कि जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने एक मूवी थी आई थिंक सो गुंडे नाम था उस मूवी का, है ना, उसमें रणवीर सिंह था और दूसरा वो था जिनका अरे उसके साथ में यार अफेयर चल रहा था, क्या नाम था उसका, नाम नहीं याद आ रहा, चलो ठीक है। तो चलिए मैं इसको ऐसे बताता हूँ कि दो अच्छे दोस्त हैं जो बचपन से साथ में हैं, इंप्योरिटी नामक चीज उनके बीच में आ गई। अब वो दोनों दोस्त जो आपस में साथ में थे लंगोटिया यार थे, एक दूसरे के साथ में बनती थी। अब उस इंप्योरिटी की वजह से उन दोनों की एक दूसरे के साथ में बन नहीं रही है। पहले जो एक दूसरे के साथ में खाना भी खा सकते थे, कुछ भी सब कुछ कर सकते थे, अब वो दोनों एक दूसरे के साथ में बैठते तक नहीं है। तो ये किसकी वजह से हुआ, इंप्योरिटी की वजह से हुआ। इंप्योरिटीज क्या कर देती है, सेल्फ लाइफ को डिक्रीज कर देती है, यानी कि किसी प्रोडक्ट के अंदर अगर जो इंप्योरिटीज आ जाए, इंप्योरिटीज आने से पहले उसकी जो सेल्फ लाइफ थी, जो उसकी एक्सपायरी डेट थी वो 2 साल की थी, बट इंप्योरिटीज आ गई अब वो शायद 6 महीने में एक्सपायर हो जाए, शायद अब 20 महीने में एक्सपायर हो जाए, यानी कि जो उसकी सेल्फ लाइफ थी 24 महीने की उससे कम टाइम में ही वो क्या है बेटा जी हमारा खत्म हो जाएगा। आगे बात की जाए इंप्योरिटीज क्या करती है, डिफिकल्टीज कोर्स कर देती है मैन्युफैक्चरिंग में भी, है ना, हमारी क्या है मैन्युफैक्चरिंग में डिफिकल्टीज आएगी, और साथ ही साथ बात की जाए तो उस प्रोडक्ट को यूज करने में भी हमारी डिफिकल्टीज कोज होगी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कभी कभी मम्मी क्या है घर पर जब मावे की मिठाई बनाती है तो वो क्या है जो मिठाई है वो जम नहीं पाती है ना, जम नहीं पाती है तो उससे क्या होता है कि बेसिकली वो गिलगिली सी रह जाती है, तो उसको खाने में वो दांतों में चिपकती, अच्छी लगती है बट वो कभी दांतों में चिपकती है ना, उसको खाने में मजा आता है बट लेकिन क्या है जो जैसे उसका यूज करना चाहिए था वैसे यूज नहीं हो पाता है ना। क्या उस हम गिली गिली मिठाई को जो मेहमान आए हैं उनके सामने रख सकते हैं क्या, नहीं। तो वो क्या क्यों हुआ, क्योंकि वहां पर शायद उस प्रोसेस के दरमियान कोई इंप्योरिटी डेवलप होगी, तो ये चीजें हमारी रहती हैं। आगे बात की जाए बेटा जी तो इंप्योरिटीज क्या कर देती है, हमारे बेसिकली फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज यानी कि भौतिक और रासायनिक अभिक्रियाओं को भी चेंज कर देती है। इंप्योरिटीज की बात की जाए तो इंप्योरिटीज थेरेप्यूटिक इफेक्ट को डिक्रीज कर देती है, अगर जो एक लिमिट से ज्यादा हो जाए तो टॉक्सिक इफेक्ट शो करने लगती है, और अगर जो कुछ टाइम के लिए हम लोग इंप्योरिटीज को ना देखें और वो बढ़ती जा रही है तो बेसिकली हेल्थ के लिए इंजीरियस भी हो सकती है। और इंप्योरिटीज लास्ट बात की जाए तो इंप्योरिटीज क्या करती है, कलर ऑर्डर टेस्ट को चेंज कर देती है हमारी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन के, और ये हमारा क्या बेटा जी कंप्लीट एंटायर इंप्योरिटी है
जो हमने आज बेसिकली आपको बताया। और यही इंप्योरिटी का टॉपिक आपको फाइनल एग्जाम में देखने को मिलेगा। 100% आप लोग इसको अपनी डायरी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है जी, इंप्योरिटीज नामक टॉपिक सभी को रिवाइज हो गया होगा, रिकॉल हो गया होगा। अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे हमारा लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक के बारे में। इसके बारे में बात करेंगे बेटा जी, हमारा लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक के बारे में। अब देखिए, लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक से हमारा 2 नंबर में भी क्वेश्चन आ सकता है, 10 में भी आ सकता है, 7 में भी आ सकता है, तीनों जगह ऐसे क्वेश्चन हमें देखने को मिल सकता है। बट क्वेश्चन कैसे आएगा, देखिए लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक के बारे में बात की जाए तो लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक बड़ा ही सिंपल और बड़ा ही सरल सा टॉपिक है ना। इसको लगता टफ है बट लेकिन ये टफ है नहीं। सबसे पहले मैं बात करूं कि लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक में हम लोग क्या है, हमारा नेजल सिलेंडर का उपयोग नहीं करते, हम लोग एक स्पेशल अपरेटस का यूज करते हैं जिसका नाम है गुडजार्ट्स आर्सेनिक अपरेटस। अब ये गुडजार्ट्स आर्सेनिक अपरेटस रहता क्या है, ये गुडजार्ट्स आर्सेनिक अपरेटस है क्या, किसी का क्यों यूज करते हैं, नेजल सिलेंडर का यहाँ पर क्यों यूज नहीं करते। देखिएगा, जब हम लोग आर्सेनिक का लिमिट टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट में हमारी एक गैस बनती है जिसका नाम है आर्सेनिक गैस, या फिर जिसको हम आर्सिन गैस भी बोलते हैं। अब जब वो गैस क्या होती है, एक तो हार्मफुल रहती है और प्लस दूसरी चीज है कि रैपिडली फॉर्म होने वाली गैस है। अब रैपिडली फॉर्म होने वाली गैस है, डेट्स वाई हम लोग क्या करते हैं, नेजल सिलेंडर जो कि एक ओपनली हमारा अपरेटस रहता है, उसको ना यूज करके हमारा क्या है बेटा, बेसिकली हम लोग हमारा एक स्पेशल टाइप का अपरेटस जो कि आपको यहाँ पर डायग्रामेटिकली भी देखने को मिल जाएगा, ये रहा। इस अपरेटस का हम लोग बेसिकली बेटा जी हमारा क्या है, उपयोग करते हैं ताकि कि जो हमारा प्रिपरेशन है जो हम लोग चाहते हैं एट द एंड वो हम लोगों को मिल सके। लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक में हम लोग करते क्या है ना लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक में हम लोग बेसिकली हमारा आर्सेनिक को लेते हैं, हमारा इस ग्लास चैम्बर के अंदर डालते हैं, हमारा प्रैक्टिकल परफॉर्म करता है। अभी मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहले तो आप लोगों को पता लग गया कि व्हाई शुड वी यूज गुडजार्ट्स आर्सेनिक अपरेटस इन द लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक। बिल्कुल। अब इस जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है वो है आर्सेनिक का हमारा प्रिंसिपल। देखिएगा, आर्सेनिक के प्रिंसिपल की बात की जाए बेटा जी तो जो आर्सेनिक का जो हमारा लिमिट टेस्ट है, आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट में हमारा होता क्या है कि हमारा जो आर्सिन गैस है वो मर्क्यूरी क्लोराइड के ऊपर शीट लगी रहती है, उसके साथ में टकराता है और येलो कलर का स्टेन बनता है। जो हमारा आर्सेनिक होता है बेटा जी वो हमारा 2 फॉर्म में प्रेजेंट होता है, एक होता है ट्राईवैलेंट और एक होता है हमारा पेंटावैलेंट। ठीक है जी। मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस में हमारा क्या होता है, जो ट्राईवैलेंट वाला है AS3 पॉजिटिव, मोस्टली ये यूज होता है। ठीक है। पेंटावैलेंट क्या है, इतना ज्यादा यूज नहीं होता है और पेंटावैलेंट को हम ट्राईवैलेंट में ही कन्वर्ट कर देते हैं, पेंटावैलेंट को हम लोग ट्राईवैलेंट में ही कन्वर्ट कर देते हैं। अब होती कैसे कैसे क्या है रिएक्शन हमारी, स्टेप नंबर 1 में हमारा क्या होता है बेटा जी, जो हमारा ट्राईवैलेंट आर्सेनिक है इसको हम लोग एसिडिक मीडियम में रखते हैं, जहां से हम लोग को क्या देखने को मिलता है, आर्सेनियस एसिड, जिसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या फिर हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये हमारा क्या बेटा जी, आर्सेनियस एसिड है। ठीक है। वहीं पर ही जब हमारा पेंटावैलेंट, इफ एनी केस हमारे पास में कभी क्या है पेंटावैलेंट रहा, इसको भी हम एसिडिक मीडियम में रखते हैं, है ना, एसिडिक मीडियम में हम इसको रखते हैं। यहां से हमारा क्या बनता है बेटा जी, आर्सेनिक बनता है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए, ट्राईवैलेंट था तो 3 बॉन्ड बने, पेंटावैलेंट है तो 5 बॉन्ड बने। ठीक है। अभी मैंने आपको क्या बोला है कि जो हमारा 5 मेंबर, अगर जो 5 पेंटावैलेंट जो हमारा आर्सेनिक रहेगा उसे हम ट्राईवैलेंट में कन्वर्ट कर दें। तो हमारा सेकंड स्टेप में क्या होगा बेटा जी, इफ ये वाली कंडीशन हमारे पास में है तो स्टेप नंबर 2 में हमारा क्या होगा, जो हमारी ये क्या है, ये बना है ना, H3ASO4, हम इसका क्या कराएंगे, रिडक्शन कराएंगे। यहाँ से हमारा क्या बनेगा बेटा जी, H3ASO3 बनेगा और H2O अपना यहाँ से रिमूव आउट हो जाएगा।
अब आप लोग अगर जो यहाँ पर देखोगे तो ये भी आर्सेनियस एसिड, ये भी आर्सेनियस एसिड, दोनों सेम हो गए प्रोडक्ट। ट्राइवेलेंट में हमने बात पूछा दी। अब जो ये आर्सेनियस एसिड हमारा बना है ना, इस एसिड को हम लोग दोबारा से उठाएंगे, H3ASO3 को, इसका दोबारा से रिडक्शन होगा और यहां से हमारा क्या बनेगा बेटा जी, हमारी आर्सेनिक गैस बनेगी और साथ ही साथ 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हमारे यहाँ से रिमूव आउट हो जाए। ठीक है जी, वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव आउट हो गए, आर्सेनिक गैस हमें यहाँ से मिल गई है। अब जो हमारी ये आर्सेनिक गैस है ये किसके पास में जाएगी बेटा जी, हमारा ऊपर जो येलो कलर का, सॉरी जो हमारा मर्क्यूरी क्लोराइड की शीट लगी हुई है उसके पास जाएगी। कौन, हमारी ऊपर की तरफ जाएगी। यहां से हमारा क्या होगा बेटा जी, बेसिकली ये और ये आपस में मिलकर के क्या है, और यहां से हमारा क्या है 2HCl बाहर रिमूव आउट हो जाए। ये हमारा क्या है प्यारे बच्चों, येलो कलर का स्टेन है, येलो स्टेन है, और इसी को हम लोग चेक करते हैं, इसी की इंटेंसिटी को हम लोग चेक करते हैं द लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक। ठीक है जी, प्रिंसिपल रिएक्शन हो गई। बात कर लेते हैं हमारे अपरेटस के बारे में कि अपरेटस हमारा क्या बोलता है। तो अपरेटस के बारे में बात की जाए तो हमारे पास में क्या है कि ग्लास की बोतल रहती है जिसके अंदर हमारी एक कैपिलरी लाइक छोटी सी ट्यूब ड्रॉप रहती है बेटा जी, है ना, एक छोटी सी ट्यूब कैपिलरी लाइक एक छोटी सी ट्यूब हमारी जिसके अंदर क्या है बेटा जी ड्रॉप रहती है ना, ये ड्रॉप रहेगी। ठीक है, अब जो ये कैपिलरी लाइक ट्यूब है इसका जो डायमीटर रहेगा वो कितना रहेगा, 6.5 मिलीमीटर का रहेगा। और यहाँ पर आपको इसके नीचे ही जस्ट एक छोटा सा आपको होल भी दिखाई दे रहा होगा। ये छोटा सा होल क्या है, 2 मिलीमीटर डायमीटर वाला ये छोटा सा होल है हमारा, जिसके थ्रू हमारी जो यहाँ पर आर्सेनिक गैस जो हमारी बनेगी इस बोतल के अंदर, वो इस छोटे से होल के थ्रू इस कैपिलरी के अंदर से होती होती क्या है ऊपर की तरफ जाएगी। ठीक है जी, आगे बात की जाए जो हमारी ये जो बोतल है ग्लास की, हमारे क्या बेटा जी 120 ml की कैपेसिटी वाली बोतल रहती है। ऊपर की तरफ अगर जो हम लोग बात करें यहाँ पर हमारा क्या बेटा जी मर्क्यूरी क्लोराइड की शीट लगी हुई है, क्लोराइड पेपर यहाँ पर है, ये हमारा क्लिप है जिसने उसको होल्ड करके रखा हुआ है। एक यहाँ पर कॉटन प्लग हमारा बीच में लगा रहता है। तो ये पूरा का पूरा एंटायर क्या बेटा जी हमारा बेसिकली स्ट्रक्चर है किसका, गुडजार्स आर्सेनिक अपरेटस का, जो कि बिल्कुल सिंपल यहाँ पर आप लोगों के सामने बना हुआ है। ठीक है जी, यहाँ पर अगर जो हम लोग बात करते हैं बेटा जी तो हमारा सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टेस्ट सॉल्यूशन के बारे में। टेस्ट सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग हम लोग गुडजार्स आर्सेनिक अपरेटस में कैसे क्या करेंगे, तो देखिएगा प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमारा 2.5 ग्राम जो हमारा सैंपल सॉल्यूशन है उसको हम लोग लेंगे और उसको हम लोग 50 ml डिस्टिल वाटर के अंदर डालेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा क्या है बोतल है उसको हमारे बेसिकली उसके अंदर पोर कर देंगे, जो हमारा आर्सेनिक अपरेटस बोतल है हमारी। ठीक है जी, उसके बाद में उस बोतल पर हम लोग क्या लेबल लगाएंगे, हमारा टेस्ट सॉल्यूशन का। अब उसके बाद में 5 ml हमारा हम लोग ऐड करेंगे किसके बेटा जी, हमारा अबाउ सॉल्यूशन जो हमारा है उसका 5 ml उस बोतल के अंदर लिया। 1 ml उसके अंदर हमने पोटेशियम आयोडाइड को डाला, 10 ml हम लोगों ने स्टैंडर्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड को डाला और 10 ग्राम ग्रेनुलेटेड जिंक को उसके अंदर एड ऑन किया। उसके बाद में इमीडिएटली क्या करेंगे, उस बोतल को बंद कर देंगे और बंद करने के बाद में जो हमारी वो बोतल है उसको वाटर बाथ के ऊपर 40 मिनट तक के लिए हीट करेंगे, वो भी सेम टेम्परेचर पर। और वहां से क्या होगा, जो हमारी गैस है जो वो कैपिलरी थी हमारी 6.5 मिलीमीटर वाली जिसके अंदर 2 मिलीमीटर का हमारा होल हुआ था, उसके थ्रू हमारी क्या है जो गैस है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होगी। ऊपर हमारा मर्क्यूरी क्लोराइड की शीट लगी हुई है, आर्सेनिक गैस मर्क्यूरी क्लोराइड की शीट के साथ में टकराएगी, जहां से हमारा क्या होगा, येलो कलर का स्टेन बनेगा। येलो कलर का स्टेन बन गया टेस्ट सॉल्यूशन के लिए। सेम यही डिट्टो बिल्कुल, बस जहां पर सैंपल सॉल्यूशन लिया है वहां पर स्टैंडर्ड आर्सेनिक का सॉल्यूशन लेंगे, बाकी सब स्टेप सेम है। हमारा जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है उसके लिए देखिएगा हमारा क्या 50 ml डिस्टिल वाटर लेंगे बोतल के अंदर और आर्सेनिक का लिमिट टेस्ट अपरेटस के अंदर डालेंगे, ऐड करेंगे 1 ml स्टैंडर्ड आर्सेनिक का सॉल्यूशन उसके अंदर और मिक्स कर देंगे। उसके बाद में 5 ml 1 मोल वाले पोटेशियम आयोडाइड के लेंगे, 10 ml हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लेंगे, 10 ग्राम ग्रेनुलेटेड जिंक के लेंगे। इमीडिएटली असेंबल कर देंगे हमारी बोतल को और उस पर्टिकुलर बोतल को हम लोग क्या वाटर बाथ के ऊपर
कांस्टेंट टेम्परेचर पर 40 मिनट के लिए हीट करेंगे और वहां से क्या होगा, जो हमारी आर्सेनिक गैस है वही कैपिलरी के थ्रू ऊपर की तरफ जाएगी और वहां से क्या होगा, यहाँ पर भी हमारा येलो कलर का स्टेन बनेगा, येलो कलर का स्टेन बनेगा। ठीक है जी। अब येलो कलर का तो स्टेन हो गया, अब हमारा दोनों जगह येलो कलर का स्टेन बन भी गया, बट अब इन दिस कंडीशन हम लोग और क्या कर सकते हैं। अब हमारा यहाँ पर हमें क्या ऑब्जर्वेशन में क्या देखना रहता है, हम लोग देखते हैं बेटा जी, जो इंटेंसिटी है येलो कलर के स्टेन की, जो टेस्ट सॉल्यूशन है उसकी जो इंटेंसिटी है वो हमारी क्या है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर जो येलो कलर के स्टेन की जो इंटेंसिटी है वो टेस्ट सॉल्यूशन की स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से कम है, इसका मतलब लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक पास है। वहीं अगर जो टेस्ट सॉल्यूशन के जो येलो कलर के स्टेन की जो इंटेंसिटी है वो अगर जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से ज्यादा है, इसका मतलब लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक फेल हो जाएगा। सिंपल सा बात है। ठीक है जी। तो ये हमारा क्या बेटा जी, लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक है और यही हमारा क्या है, मैंने आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अंतर्गत चीजें लिखवाई हुई थी। आगे बात करते हैं और आगे की तरफ अगर जो हम लोग मूव करते हैं तो हमारा बात आएगी बेटा जी हमारे किसके बारे में, आइसोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में। बात करते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन हमारा होता क्या है। और यहाँ पर बात होगी बफर्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन, तो बेसिकली हमारे बॉडी से रिलेवेंट चीजें यहाँ पर बात हो रही है। तो आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक तीनों ही सॉल्यूशंस के बारे में इन वन शॉट आप लोगों को बता देते हैं, आपको बड़े ही सिंपल और सरल तरीके से क्लियर हो जाएगा। देखिएगा बेटा जी, आइसोटोनिक सॉल्यूशन है ना, एक है हमारा आइसोटोनिक सॉल्यूशन, एक है हमारा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और एक है हमारा हाइपोटोनिक। ओके, ये तीनों ही कंडीशंस हमारी है जो कि मैंने आप लोगों को बताया। अब हमारा सॉल्यूशन का एक क्लासिफिकेशन होता है, सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन होता है ये ऑन द बेसिस ऑफ टोनिसिटी, है ना, टोनिसिटी के बेसिस पर हमारा ये सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन होता है। जहां पर हमारी तीन टर्म्स हमने बात करी, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक। अब आइसोटोनिक क्या होता है, सिंपल और सरल भाषा में आप ऐसे समझिएगा कि मान लीजिए मेरी कोई सेल है जो मैं यहाँ पर ब्लू कलर से ड्रॉ कर रहा हूं, ये मेरी क्या है बेटा जी, कोई सेल है, ठीक है, और ये एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन है, ये सेल है जो मैं यहाँ पर, ये आपको स्काई ब्लू कलर से दिखाई दे रहा है ना जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये पूरा का पूरा मान लीजिए सेल का पोर्शन है। ठीक है, जब सेल के अंदर का कंसंट्रेशन और सेल के बाहर का कंसंट्रेशन दोनों के दोनों क्या हो बेटा जी, सेम हो, तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम लोग आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। मतलब कि हमारा जो सेल के बाहर और अंदर का कंसंट्रेशन है वो बिल्कुल सेम है, यानी कि अगर जो 10 पार्टिकल्स जो हैं, मान लीजिए अगर जो हमारे 5 पार्टिकल जो हैं वो सेल के अंदर से बाहर मूव कर रहे हैं, तो उतने ही पार्टिकल बाहर से अंदर की तरफ तुरंत मूव करने लगेंगे। यानी कि पार्टिकल अगर जो 10 अंदर है तो 10 ही बाहर होंगे। अब अंदर से मान लीजिए 4 बाहर गए तो तुरंत दूसरे गेट से बाहर से 4 अंदर आ जाएंगे, यानी कि मेंटेन रहेंगी चीजें। तो ये हमारा क्या होता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन रहता है। अब बात करते हैं कि एक कंडीशन हमारी ऐसी भी होती है कि जब हमारे सेल के अंदर का कंसंट्रेशन जो है ना, और बाहर का कंसंट्रेशन जो है वो अलग अलग हो जाए। अब वो कैसे कैसे अलग अलग हो सकता है कि जो हमारे सेल के बाहर का कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाए बेटा जी, इंक्रीज हो जाए। ये वाला कंसंट्रेशन क्या हमारा इंक्रीज हो गया है, इट मीन सेल के अंदर का कंसंट्रेशन बाहर से क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया है। अब ये इंक्रीज और डिक्रीज का कॉन्सेप्ट बड़ा ही कंफ्यूज कर देता है बच्चों को, तो आपको इसको ऐसे याद रखना है। देखिए, सेल का कंसंट्रेशन जो है ये याद रखिएगी वो कभी बदला ही नहीं, जो सेल का कंसंट्रेशन है वो कभी बदला ही नहीं। जो सेल के बाहर का ये कंसंट्रेशन है ये या तो बढ़ जाता है या घट जाता है, और सेम ही रहता है तो आइसोटोनिक होता है। अब यहां पर क्या हुआ कि ये तो अंदर का तो उतना ही है, ठीक है। जैसे आप इसको ऐसे समझिएगा कि जैसे मान लीजिएगा कि ये है, अब यहां पर क्या है, 10/10 है चीजें, इधर 10/10 है चीजें, यानी कि दोनों जगह सेम है चीजें, तो ये हमारा क्या होगा बेटा जी, आइसोटोनिक होगा। ठीक है,
अब दूसरे बच्चे का भी उसी क्लास में टेस्ट हुआ, उसका क्या हुआ, 10 में से आए 8 नंबर। अब देखो जो मेन कंसंट्रेशन था वो तो बेटा जी उतना ही रहा, उसमें थोड़े ना कुछ भी चेंजेस हुए हैं। अब वो जो बच्चे ने लिखा उसमें गलती हो गई, तो यानी कि क्या हुआ कि ये वाला कंसंट्रेशन ऑटोमेटिकली अपना आप ही कम हुआ है ना। बच्चा अगर जो सही करता तो 10 में से 10 पाता, नहीं किया तो 10 में से 8 है, कि बाहर का कंसंट्रेशन अपना आप कम ज्यादा हो रहा है, अंदर का वैसा ही है 10 का 10 ही। तो यहां पर क्या होगा, ऑटोमेटिकली जो ये वाला कंसंट्रेशन वो बढ़ गया, जबकि बढ़ा नहीं है क्योंकि बाहर के में चेंजेस आए हैं वो। ऐसी दूसरी कंडीशन है कि हमारा क्या है, 12 आ जाए 10 में से, 2 राइटिंग के मिल गए, तो ये तो अभी भी वैसा ही है, अब बाहर का कंसंट्रेशन खुद बढ़ गया, ये कंडीशन होती है। समझ में आ रही है बात। तो यहां पर हमारा यही चीज यहां पर हम आपको बता रहे थे, यही चीज हम यहां पर आप लोगों को बता रहे थे। अब यहां पर क्या होगा कि बाहर का कंसंट्रेशन बढ़ गया और अंदर का घट गया। अब क्या है कि अंदर का कम हो गया, तो यानी कि यहां पर क्या हुआ कि अंदर अभी हमारे पास में 8 मॉलिक्यूल्स हैं और बाहर हमारे पास में कितना हो गया बेटा जी, 12 हो गए, समझिए 12 हो गए। तो इन दिस कंडीशन हमारी बॉडी क्या करती है कि हर चीज को आइसोटोनिक बनाने की कोशिश करते हैं कि अंदर बाहर का कंसंट्रेशन समान रहे। तो यहां पर क्या होगा कि बाहर से क्या होगा, 2 मॉलिक्यूल अंदर की तरफ मूव करेंगे, राइट। बाहर से क्या होगा, 2 मॉलिक्यूल इस सेल के अंदर मूव करेंगे, ऐसा ही होगा भाई, बिल्कुल ऐसा ही होगा जी हाँ। तो अब जैसे ही 2 मॉलिक्यूल अंदर एंटर करेंगे तो यहां पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हो जाएंगे बेटा जी, 10 हो जाएंगे, 10। और यहां पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने बचेंगे बेटा जी, यहां पर भी 10 बचेंगे, यानी कि अंदर और बाहर कंसंट्रेशन सेम हो गया। यानी कि अब इन दिस कंडीशन ये क्या बन गया, आइसोटोनिक बन गया। पर आइसोटोनिक बन तो गया, पर इसके लिए एक सजा चुकानी पड़ी। क्या सजा चुकानी पड़ी कि सेल की कैपेसिटी 8 ही मॉलिक्यूल को रखने की थी, पर उसको दे दिए गए अब 10 मॉलिक्यूल, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अब आपकी कैपेसिटी है 2 रोटी खाने की और मैं आपको बोलूं कि भैया 3 तो खानी ही पड़ेगी, तो आपका पेट सिकुड़ जाएगा या फिर फूल जाएगा, आप मुझे आंसर कीजिएगा। आपका पेट सिकुड़ेगा बेटा जी उस कंडीशन में या फूल जाएगा? ऑब्वियसली सभी का आंसर होगा कि सर पेट हमारा फूल जाएगा, क्योंकि हमने जितनी हमारी डाइट से उससे ज्यादा खा लिया है ऑब्वियसली। तो इस इन दिस कंडीशन जो हमारा क्या है बेटा जी, ये कंडीशन है, तो यहां पर हमारा क्या होता है, तो जो सेल है वो क्या हो जाती है, स्वेल हो जाती है। जो सेल है वो हमारी क्या हो जाती है, स्वेल हो जाती है, ठीक है। जो हमारी सेल है वो क्या हो जाती है बेटा जी, स्वेल हो जाती है। अब एक और कंडीशन यहां पर आएगी कि हमारा क्या होगा बेटा जी, जो सेल के अंदर का कंसंट्रेशन हो तो वही 8 ही मॉलिक्यूल से है, बट अब हमारे सेल के बाहर जो है वो 6 मॉलिक्यूल्स बचे हैं। सेल के बाहर जो है वो 6 मॉलिक्यूल्स बचे हैं। अब बॉडी तो आइसोटोनिक बनाने का प्रयास करेगी भाई दोबारा से, तो क्या होगा, अंदर से बाहर एक मॉलिक्यूल मूव कर जाएगा। तो अब अंदर भी कितने हो जाएंगे बेटा जी, 7 हो जाएंगे, जब एक मॉलिक्यूल बाहर चला गया, और बाहर भी कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे, बराबर हो गया। यानी कि अब क्या है कि मैं बात करूं तो यहां पर क्या था बेटा जी, कंडीशन हमारी जो सेल के अंदर का कंसंट्रेशन था वो क्या था, इंक्रीज हुआ था। इंक्रीज मतलब कि यहां पर टर्म हम बोल रहे हैं जस्ट, है ना। और बाहर का जो कंसंट्रेशन था, जो बाहर का कंसंट्रेशन था वो क्या हुआ था, डिक्रीज। अब क्या है कि सेल के अंदर से बाहर की तरफ मॉलिक्यूल्स ने मूव किया और क्या बना लिया, इस कंडीशन को क्या है हमारा, सेम एज आइसोटोनिक बना लिया, क्योंकि भाई बॉडी तो इसी चीज का प्रयास करती है। पर इसके बदले में भी हमें कुछ ना कुछ तो चुकाना पड़ा। क्या चुकाना पड़ा, देखिएगा कि सेल के कंसंट्रेशन 8 मॉलिक्यूल रखने का था। अब वहां से क्या हुआ, जैसे एक बैग है, एक पॉलिथीन है, जिसमें क्या है बेटा जी कि बेसिकली 10 बॉल आ सकती हैं, है ना। वो बिल्कुल बढ़िया तरीके से पैकेट पैक रहेगा। अब मैं क्या करूं, उसमें से एक बॉल को बाहर निकाल लूं, तो वो क्या होगा, पैकेट थोड़ा सा सिकुड़ जाएगा, होगा या नहीं होगा बेटा जी ऐसा। सेम यहां पर है कि इन दिस कंडीशन जो हमारी सेल होगी वो क्या होगी बेटा जी, सेल क्या हो जाएगी बेटा जी, हमारी श्रिंक हो जाएगी।
ये है हमारा। अब ये कंडीशन हमारी क्या होती है, इस वाली कंडीशन को जहां पर सेल श्रिंक होती है, अब ये क्या कंडीशन होती है जी बेटा जी, जहां पर हमारी सेल श्रिंक होती है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा जी, हमारी हाइपरटोनिक। और इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा जी, हमारी हाइपोटोनिक। और इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लियर है प्यारे बच्चों बात? यही हमारी चीजें रहती है, यही हमारी चीजें रहती है जो मुझे आप लोगों को बतानी थी। ओके, इसके अलावा आप लोग इसका कंप्लीट यहाँ पर डिटेल मैंने दिया हुआ है, आप लोग इसको अपने अकॉर्डिंग रीड आउट कर लीजिएगा, सब कुछ यहाँ पर है ना। चलिएगा, हमारा एक क्वेश्चन था फंक्शंस ऑफ मेजर फिजियोलॉजिकल आयंस, अगर जो आप लोगों को याद होगा तो, है ना। फंक्शंस ऑफ मेजर फिजियोलॉजिकल आयन की कौन से आयन का कैसे फंक्शन रहता है, जैसे कैल्शियम हो गया हमारा, मैग्नीशियम हो गया, बाइकार्बोनेट, पोटेशियम, क्लोराइड, सोडियम, है ना, हमारा सल्फेट, ऐसा अलग अलग के। तो हमारे जो मेन रहते हैं उनके हम लोग क्या है, हमारा मेजर फिजियोलॉजिकल फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। तो जैसे हमारा सबसे पहले आता है बेटा जी, हमारा क्या है, सोडियम। सोडियम का रोल हमारा क्या रहता है बॉडी के अंदर, बेसिकली वाटर लेवल को मेंटेन करने का काम हमारा मेनली सोडियम का रहता है। आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो एसोसिएट विद द मसल एंड नर्व्स हमारी जो भी रहेंगी, ठीक है जी। दिस प्ले एन एसेंशियल रोल, फर्दरमोर इट इज आल्सो प्ले क्रूशियल रोल इन द कंट्रोल इन द फ्लूइड बैलेंस। बॉडी के अंदर जो हमारा फ्लूइड बैलेंस है उसको मेनली बेसिकली मेंटेन रखने का काम कौन, क्रूशियल रोल प्ले करता है, कौन, हमारा सोडियम। बात की जाए कैल्शियम की तो हमारी हड्डियों को और दांतों को मजबूत रखने के लिए हमारा क्या, कैल्शियम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बात की जाए बेटा जी हमारे आगे फोस्फेट की, तो हमारे क्या है, ये यहाँ पर हमारा किसके लिए, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, एटीपी जो हमारी बॉडी के अंदर एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एनर्जी के तौर पर हमारा जो स्टोर रहता है, उसके लिए मेनली हमारा काम कौन करता है बेटा जी, हमारा फोस्फेट करता है। साथ ही साथ बात की जाए बेटा जी हमारे क्लोराइड के बारे में, तो क्लोराइड हमारा क्या, सबसे ज्यादा एब्डोमिनेंट एनायन होता है एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन में। नॉर्मल जो एनायन रहते हैं वो अगर जो एक है तो हमारा क्लोराइड क्या है, 23 गुना ज्यादा, 23 टाइम्स टू 26 टाइम्स हमारा क्या है, ज्यादा मिलेगा एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन में, ठीक है जी। जो हमारे क्लोराइड आयंस होते हैं मेनली हमारे क्या करते हैं, वो हमारा जो प्लाज्मा प्रोटीन, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहती है उसके बैरियर को बड़ी ही इजीली पेनिट्रेट कर जाता है, और उसके चक्कर में हमारे जो एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन में और आयंस रहते हैं वो इजीली सेल के अंदर मूव कर पाते हैं। तो हमारा मेनली काम क्लोराइड का हमारा ये रहता है। तो मेनली फिजियोलॉजिकल आयंस हमारे यही रहते हैं, जो कि आप लोगों ने यहाँ पर देख लिया। उसके अलावा अगर जो हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, हमारा एक टॉपिक है इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी। अब इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी हमारा क्या होता है बेटा जी, देखिएगा, इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी बड़ा ही इंपॉर्टेंट और बड़ा ही इंटरेस्टिंग टर्म है, जहां पर आपका सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और कैल्शियम ग्लूकोनेट के बारे में बात हुई है। इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी का हम लोग कब उपयोग करते हैं, जब हमारी बॉडी के अंदर हमें फ्लूइड की जरूरत है ना, जैसे कि हमें लगातार वोमिटिंग हो रही है, लंबे समय से फीवर है ना, बॉडी इतने ज्यादा आयंस प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है एंड फ्लूइड बैलेंस नहीं हो पा रहा है बॉडी के अंदर, तो हम लोग क्या, बाहर से हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स देते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा ग्लूकोज की बोतल लगती है, देखा है आप लोगों ने, सभी ने देखा होगा। तो ये बेसिकली क्या बेटा जी, वो हमारे क्या, बॉडी के अंदर फ्लूइड लेवल को ही तो मेंटेन करने के लिए चीजें दी जा रही है ना। वो बोलते ना, तो पानी चढ़ा दे बस बात खत्म होगी, भाई वो पानी नहीं रहता है। ये आप लोगों को चीजें लोगों को बतानी चाहिए, क्योंकि अब आप इस प्रोफेशन के पार्ट हो चुके हो। अब हमारे यहाँ पर 3 टर्म्स आ जाती है, जैसे हमारा सोडियम क्लोराइड के बारे में बात होती है। सोडियम क्लोराइड जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला NaCl होता है, और मोलिकुलर वेट हमारा 58.64 ग्राम पर मोल, यहाँ पर यूनिट भी लिख लीजिएगा बेटा जी, ग्राम पर मोल आप लोग। हमारा अगर जो हम लोग सोडियम क्लोराइड के बारे में बात की जाए, तो सोडियम क्लोराइड हमारा क्या रहता है बेटा जी, हमारा व्हाइट कलर का अपेरेंस वाला पाउडर हमारा रहता है, जो कि हमारा कलरलेस क्यूब फॉर्म में या फिर व्हाइट कलर में हमारा ये अवेलेबल रहता है। अगर जो मैं सोडियम क्लोराइड के यूजेस के बारे में बात करूं, तो हमारा क्या बेटा जी, इनहांस करता है हमारे क्या है, फ्लेवर को, हमारे फ्लूइड को, और इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेनिशर के तौर पर हम इसको यूज करते हैं। तो हमारे क्या है, ये सभी के सभी सोडियम क्लोराइड के हमारे यूजेस हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर सोडियम क्लोराइड आपको डीपली बताना, पूरा का पूरा आप लेक्चर में जाकर के देख सकते हो, पूरा का पूरा डीपली विद देयर मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स। सोडियम क्लोराइड हमारा 6 से 7 तरीके के मेथड ऑफ प्रिपरेशन बताए हुए, प्रॉपर्टीज 5 से 6 बताई हुई है, हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज भी बताई हुई है, ऐसे यूजेस सब कुछ बताया हुआ है। आगे बात करते हैं हमारा बेटा जी पोटेशियम क्लोराइड के बारे में, यानी कि हमारा KCl के बारे में, जिसका हमारा मोलिकुलर फॉर्मूला होता है हमारा KCl, जिसका मोलिकुलर वेट होता है हमारा 74.56 ग्राम पर मोल। इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेनिशर के तौर पर हमारा मेनली यूज होता है, और हमारा ORS के अंदर भी हमारा सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड दोनों का ही उपयोग किया जाता है, ठीक है जी। अगर जो हम लोग बात करें तो जो हमारा सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड है, दोनों ही बेटा जी अल्कोहल के अंदर हमारे इंसोल्यूबल रहते हैं,
सोल्यूबल रहता है वाटर के अंदर और मोर सोल्यूबल रहता है हमारे हॉट वाटर के अंदर। ठीक है जी। हमारा क्या पोटेशियम डिफिशियंसी में, हमारा माइस्थीमिया ग्रेविस में इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेनिशर के तौर पर हमारा बेसिकली पोटेशियम क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। ठीक है जी। आगे बात करते हैं अगर जो हम लोग कैल्शियम ग्लूकोनेट के बारे में, तो कैल्शियम ग्लूकोनेट हमारा क्या रहता है कि हमारा जो कैल्शियम लेवल को रेगुलेशन करने के लिए, कैल्शियम लेवल जब कैल्शियम डिफिशियंसी हमें हो जाती है तो इन दैट कंडीशन हम लोग कैल्शियम ग्लूकोनेट का उपयोग करता है बेसिकली। और कैल्शियम ग्लूकोनेट का जो मोलिकुलर मास रहता है वो हमारा 430 रहता है एनहाइड्रस फॉर्म का, और हाइड्रस फॉर्म का 448 ग्राम पर मोल रहता है। ठीक है जी। आगे बात करते हैं बेटा जी हमारा इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी में हमारे ORS के बारे में, ओरल रिहाइड्रेटिंग साल्ट के बारे में। तो ओरल रिहाइड्रेटिंग साल्ट जिसको WHO भी रिकमेंड करता है एज पर WHO गाइडलाइन, हम हमारे ORS को बेसिकली प्रिपेयर करते हैं। तो जो हमारा ORS है बेटा जी, तो यहाँ पर हमारा आप लोग कंप्लीट देखोगे और ये क्वेश्चन आप लोगों को 7 मार्क्स में शायद इस साल आप लोगों को आपके फाइनल एग्जाम में देखने को मिल सकता है। बहुत सारे काफी सारे ऐसे हमारे बेबीज रहते थे जिनकी डायरिया की वजह से डेथ हो जाती थी, है ना, और उनके बॉडी में क्या है वाटर लेवल इतना अच्छे से मेंटेन नहीं हो पाता था। बट अकॉर्डिंग टू WHO गाइडलाइन ORS विद जिंक हमारा क्या है, अगर जो हम इन दोनों को एक साथ में देते हैं तो हमारा बेसिकली क्या है जो ORS है वो क्या है जो फ्लूइड की बॉडी को जरूरत है उसको बेसिकली मेंटेन करने का काम करता है। वहीं पर जो जिंक है वो क्या काम करता है बेसिकली जो डायरिया है उसके जो बार बार एपिसोड्स आ रहे हैं, बार बार एपिसोड्स का मतलब है कि हमें बार बार जाना पड़ रहा है वॉशरूम में, बार बार जाना पड़ रहा है, तो अभी जैसे हमें हर 10 मिनट बाद जाना पड़ रहा है तो जो जिंक है वो वहां पर क्या काम करेगा उस टाइम पीरियड को थोड़ा सा और बढ़ा देगा, आधे घंटे बाद जाना पड़ रहा है, 1 घंटे बाद जाना पड़ रहा है, इस तरीके से। ठीक है जी। आगे बात करते हैं बेटा जी जो हमारा जिंक है वो रिड्यूस कर देता है लेंथ, और जो हमारा क्या है सर्विटी है, हमारे जो एपिसोड्स हो रहे हैं, जो शॉर्टनेस हो रहे टाइम ऑफ दी, ये सारी की सारी चीजें हमारा जिंक यही करता है, ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया। अगर जो हम लोग ORS के बारे में बात करें तो ओरल रिहाइड्रेटिंग साल्ट WHO के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग 2 मार्क्स में ये वाला क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। ग्लूकोज एंड हाइड्रस को हम लोग 13.5 ग्राम इन 1 लीटर हम लोग लेते हैं, सोडियम क्लोराइड हमारा 2.6 ग्राम फॉर 1 लीटर, और हमारा ट्राई सोडियम सिट्रेट डिहाइड्रेट हमारा 2.9 ग्राम फॉर 1 लीटर, एंड हमारा पोटेशियम क्लोराइड हमारा 1.5 ग्राम फॉर 1 लीटर। हमारा मेनली ये 4 केमिकल्स हम लोग लेते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ORS अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हमारा जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसकी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। ठीक है जी। अगर जो हम लोग बात करें कि हमारे ORS की पैकेजिंग कैसे होते हैं बेटा जी, ORS की पैकेजिंग 3 लेयर में होती है हमारी, एक इनर लेयर रहती है, एक मिडिल और एक आउटर। इनर लेयर हमारी किसकी बनी रहती है, हमारी पॉलीथीन की बनी रहती है। जो मिडिल लेयर है हमारी वो बेसिकली किसकी बनी रहती है बेटा जी, हमारी एल्यूमिनियम की, और जो आउटर लेयर है वो किसकी बनी रहती है, पॉलीएस्टर की। क्योंकि जो हमारा ORS है वो क्या है, एयर के कांटेक्ट में आने से जो एयर में हमारा जो मॉइस्चर जो नमी रहती है उसको सोख लेता है। ठीक है जी। चलिएगा अगर जो हम लोग बात करते हैं स्टोरेज कंडीशन की, तो हमारा क्या है रूम टेम्परेचर पर स्टोर रहता है, कोई भी हमें फ्रिज में स्टोर करने की जरूरत नहीं है। बट हाँ ये आप लोगों को बात याद रखनी है, इफ ORS का पैकेट आपने ओपन किया और उसको पानी के अंदर मिक्स कर दिया तो विद इन 24 आवर्स उसको यूज कर दे, अदरवाइज उसको फेंक दे, उसके बाद में उसको यूज मत कीजिएगा। दूसरी बात ये कि अगर जो ORS का पैकेट ओपन हुआ है और आप सोच रहे हैं कि इसको बाद में यूज करूंगा, तो उसको अच्छे से फोल्ड करके रैप करके तब रखें, अदरवाइज उसके अंदर इंप्योरिटीज डेवलप हो सकती हैं। ठीक है जी। तो ये हमारे ORS के कुछ इमेजेस है जो कि मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखा रहा हूँ, और यही हमारे क्या है बेटा जी पहली और दूसरी यूनिट के कंप्लीट जो हमारे मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हुए हैं वो कंप्लीट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब आप लोगों को इन दोनों यूनिट के क्वेश्चंस को बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट इवनिंग में जो हमारी क्लास होगी बेटा जी उसमें हम लोग 3rd, 4th और 5th यूनिट के जो क्वेश्चंस हैं उनको कंप्लीट करने वाले हैं। अब बताइएगा ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी, और आप लोगों को सारे के सारे कॉन्सेप्ट, मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि क्लियर हुए होंगे, आपको रिकॉल हो गए होंगे, रिवाइज हो गए होंगे, डेफिनेटली मैं आप लोगों से ये जरूर बोल सकता हूं। तो यही आप लोगों का बेटा जी क्या है पहली और दूसरी यूनिट का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टू गेटिंग द 40+ मार्क्स इन द एग्जाम, उसके लिए ये इतने क्वेश्चन हमारे बेसिकली क्या है बेटा जी मोर देन सफिशिएंट है। 2 यूनिट आपकी मतलब कि इसके साथ में खत्म हो गई। जी 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 बिल्कुल 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 ऐसा देखिए अभी अब मैंने आप लोगों को क्या बोला था पहले दिन ही जब आप इस कोर्स के अंदर आए थे पेन किलर बैच के अंदर, मैंने आप लोगों को क्या बोला था कि ट्रस्ट मी आप लोग बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर आए हो और आपका ट्रस्ट नहीं टूटने दूंगा, बस उसी पर आप लोग कायम रहिए, बाकी का काम मेरा है। ठीक है।
आप लोगों पहले दिन आए थे तब आपको शायद कुछ भी नहीं आता था, और अब आपको इतना कुछ पता है कि आप पास हो सकते हो, और 10 बच्चों को ये भी बता सकते हो भाई ये पढ़ ले तू पास हो जाएगा। आ रही बात समझ में? ये बेसिकली फ़ायदा है कोर्सेज को ज्वाइन करने का। ठीक है, पेन किलर बैच बिल्कुल वो बैच है कि जो बच्चे को कुछ भी नहीं आता है उसको पास करा देगा। जो पहले दिन से ज्वाइन है वो तो उसको तो इस बैच की ज़रूरत भी नहीं है, उसको तो इस बैच की आवश्यकता भी नहीं है। बट जो बच्चे अभी पढ़ना स्टार्ट किए हैं उनके लिए बिल्कुल वो बोलता है ना जड़ी बूटी वाला काम करता है बैच। ठीक है, चलिए तो आज के सेशन को हम लोग यहीं पर ही एंड करते हैं बेटा जी। आप लोगों से शाम को 6 बजे मुलाकात होगी अब, और 6 बजे हम लोग आपसे लाइव मिलेंगे, है ना। और मिलते हैं फिर आप लोगों से शाम को 6 बजे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। बाय बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू बेटा जी। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। नमस्कार, जय हिंद।